मेरे साथ मौजूद हैं और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा क्योंकि मैं आपके पास अभी बात करने से पहले जो ब्रेक हमारी थी ना, उसमें भी मैं इनसे बड़ी सारी चीज़ें पूछ रही थी। देखें, कुछ लोगों पे बड़ा एतबार होता है आपको कि जो आपको गाइड करेंगे वो सही गाइड करेंगे। मशवरा वैसे भी अल्लाह की अमानत है, हर चीज़ पैसा दुकान चमकाने वाली नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन वो होती है कि किसी ने आपको बताया कि शगुफ्ता के बालों में जुएँ पड़ गई हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। और नॉलेज वो होती है कि आपने खुद शगुफ्ता का सर देखा और आपको पता चला कि हाँ, इसके सर में तो जुएँ पड़ गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, सुनी सुनाई, और कुछ लोगों के पास नॉलेज। तो मेरे पास आज जो डॉक्टर है ना, उनके पास नॉलेज है। डॉक्टर मरियम मंजूर, वेरी यंग बट वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, और डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हंसना क्यों शुरू हो गई? मैंने आपकी तारीफ़ की तो सच्ची सच्ची तारीफ़ की है ना, दिल से भी की है मैंने, आपको पता है। मगर आप हंसी क्यों? मुझे नहीं, मुझे वैसे आपकी उसमें असल में ज़माना ऐसा नहीं है ना कोई सच बताए। मेरे पे ना लोग बहुत एतबार करते हैं, सबको पता है कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। नॉलेज आपके पास बहुत है। मैं अपनी बेटी के स्किन के लिए अगर हाइलुरोनिक एसिड भी लेती हूँ या कहीं से कोई ब्रांड खरीद रही होती हूँ, मैं इनसे पूछ रही होती हूँ कि मैं ये हाइलुरोनिक इस्तेमाल कर लूँ, बच्चों के लिए सेफ़, ठीक है। अगर बच्चे करना चाहते हैं सीरम वगैरह इस्तेमाल, मेरी बेटी 10 साल की करती है, तो वो मैं इनसे पूछ के करती हूँ। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी ऐसी आज हम बातें तो करेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल कर लेंगे, मगर हम मेन बात करेंगे जो मिथ है ना कि डर्माटोलॉजिस्ट जो है ना ये चीज़ें अगर हमें करके दे देती हैं या कर देते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना पैसा बनाने के लिए तो हमारे ऊपर वो दोबारा हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, या बस एक बार तो कहीं स्किन जल ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज कि कौन सी चीज़ें सही हैं या मिथ हैं या नहीं करानी चाहिए। मरियम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फिज़ा फॉर योर ट्रस्ट। और देखो, मेरा भी हमेशा यही होता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको सही और गलत का पता चले कि इलाज क्या है। और जस्ट जो इन्फॉर्मेशन या जो मौजूद है यूट्यूब, इंटरनेट पे या चैट जीपीटी से लोग आजकल अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स भी बाद में उनको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है, राइट इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो बोटॉक्स के बगैर तो दुनिया अब रह नहीं सकती है, तो ये जो बोटॉक्स है, इज़ दैट रियली सेफ़, और क्या इसको कराना चाहिए? किस एज से शुरू किया जा सकता है? ठीक है। अच्छा, बोटॉक्स सेफ़ है, ठीक है। और अब तो ये बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस जैसे मिग्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे जो टिक्स के मसले होते हैं जिसमें फेशियल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्चर्स होते रहते हैं, मूवमेंट्स होती रहती हैं, उनके अंदर हम बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। और वो बहुत इफेक्टिव हैं कि पेशेंट को उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और वो मसल रिलैक्स हो जाता है और फेशियल मूवमेंट बेहतर हो जाती है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है। तो बहुत सारी डिसऑर्डर्स में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अच्छा, अब ये देखें कि क्या है, कब से करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एज ना करें या आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट टू द ट्रीटमेंट्स ना हो, तो आप अर्ली एज से अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें। एंड देन आपको लगे कि फिर उससे होता है कि आपको बहुत फाइन लाइंस, रिंकल्स उतने नहीं पड़ते जितने कि उस पेशेंट को पड़ेंगे या क्लाइंट को जो कोई कभी किसी ने कोई चीज़ें संभाल ही नहीं की, ठीक है। तो फिर आपको इतना ज़्यादा जल्दी बोटॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको आंखों के रिंकल्स आ गए हैं या इस तरह से है, या माथे पे बहुत ज़्यादा, या वॉल्यूम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपने डाइट की है उससे एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, तो उसके बाद अगर रिंकल्स पड़ रहे हैं या फिर झुर्रियाँ पड़ रही हैं या वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो फिर बोटॉक्स या फिलर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बोटॉक्स जो है कितने टाइम तक चलता है और कौन सी कंपनीज जो हैं इसके लिए बेस्ट काम करती हैं? कोरियन के होते हैं, चाइना के होते हैं, अमेरिकन होते हैं बोटॉक्स, इनमें से कौन सी बोटॉक्स जो हैं अगर कोई लगवाना चाहता है तो कौन सी कंपनी का लगाया करें? नाम हम नहीं बता रहे, मगर अगर आप हम ये भी बता देंगी ना कि कोरियन, चाइना एंड ऑल। देखिए, बोटॉक्स का जो टाइम पीरियड होता है 3 to 6 मंथ, इवन समटाइम्स 9 मंथ भी पेशेंट में चल जाता है अगर कुछ लोग अपना अच्छी केयर करते हैं, ठीक है। अच्छी केयर में क्या आ जाता है कि एक स्किन केयर रूटीन हो आपकी, जिसमें सन ब्लॉक हो, आपका अच्छा मॉइस्चराइजर हो, हाइड्रेटेड स्किन हो आपकी, और आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स भी इस्तेमाल करते रहें, तो आपका जो बोटॉक्स है वो ज़्यादा अर्सा भी चलता है। कुछ लोगों में एजिंग फास्ट होती है और कुछ लोगों की एजिंग स्लो होती है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं, सन आउटसाइड एक्टिविटीज़ कम करते हैं या करते भी हैं तो विद प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ रफली चल जाते हैं, उससे ज़्यादा भी चला सकते हैं। नंबर 2, आप सबसे अच्छा इसमें जो है ना वो एलर्जन का बोटॉक्स होता है जो हमें नाम पता ही है, ठीक है। इसके बाद कोरियन और चाइनीज़ भी अच्छे हैं, बट उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो फिर ये और कि किस कॉस्ट के होते हैं? एक इंजेक्शन किस कॉस्ट का होता है? चेहरे पे अगर लगवाते हैं तो क्या एक इंजेक्शन इज़ इनफ?
देखिए डिफरेंट होता है बोटॉक्स का, और एक पेशेंट को कितने चाहिए होते हैं, हम इसमें एक दफ़ा लगाने के बाद ML का रीएवैल्यूएट हिसाब करते होता है, हैं, जी। बिल्कुल रीएवैल्यूएट करते हैं कि क्या इस पेशेंट को कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की है, तो फिर हम टचअप के तौर पर नेक्स्ट सेशन में और करते किस हैं। कॉस्ट में? वन टाइम में हम नहीं आपको बता सकते कि इतना रफली इतना लगता है, एक रफ यूनिट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि आपने इन जगहों पे लगाने, लेकिन हर पेशेंट पे वन रूल फिट ऑल नहीं आता। तो वैसे कॉस्ट क्या हो जाती है इसकी अंदाजा? देखिए अब वो एक सबका अपना डिफरेंट होता है, मतलब everyone अंदाजा charge जैसे different। चाइना के कोई लेता है या फिर तो वो कोरिया थोड़े के? कम रेंज के हो जाते हैं, Okay. 20 से 30 हज़ार से शुरू हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और जो ओरिजिनल आप लेते हैं तो वो महंगा होता है। ओके। और ये सब बातें मिथ हैं कि एक जगह से फ्रीज हो जाएगा, फालिज जैसा चेहरा हो जाएगा, इसको करा करा के तो ख़राब हो जाती है स्किन भी, तो बोटॉक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रिवर्स हो जाता है। इसका टाइम पीरियड है, रहेगा, फ्रीज करेगा और फिर छोड़ देगा। हाँ, और अब तो हम नेचुरल बोटॉक्स कर रहे हैं ना, इतना फ्रीज ही नहीं करते, थोड़ी सी मूवमेंट्स छोड़ देते हैं, तो सो दैट ऐसा लगता है कि नेचुरल ही है। चेहरा टाइट भी हो जाता है और रिंकल भी कम हो जाते हैं, और आपको एकदम से फ्रीजिंग लुक भी नहीं आती कि आपको आप हंस ना सकें, बोल ना सकें, या आपका जो है कोई भी इस तरह का मसला हो जाए। अच्छा, मोस्टली लोग शिकायत करते हैं कि आजकल माशरे में जितनी भी औरतें हैं उनकी शक्लें एक जैसी हो गई हैं, क्योंकि वो जो फिलर है वो गालों में भर लिया जाता है, आंख के नीचे तक भर लिया जाता है, ये जगह पूरी फिल इधर तक ऐसे हो जाती है और हाई ऐसे ही उड़ जाता है गाल। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसके बारे में प्लीज़ हमें एलैबोरेट कीजिएगा कि वो कहा जाता है कि अगर फिलर करवा लिया जाए तो उससे एक तो मुँह बहुत बड़ा आता है, ठीक है, मुँह बड़ा फील भी हो रहा होता है, गाल भी चढ़े चढ़े मुँह पर बहुत फील होते हैं, और उसके बाद वो जब गिरना शुरू होता है तो वो कोलेजन जैसे गिर रहा होता है स्किन का, उसी तरीके से वो भी गिरना शुरू हो जाता है। इसमें क्या हकीकत है, क्या वाकई वो गिर जाता है और वो फिर अच्छा बर्बाद कर देता है? अच्छा, पहले ये था कि हम सेंट्रल फेस में ज़्यादा या मिड फेस में ज़्यादा फिलर करते थे, लेकिन अब साइड्स पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंजेक्टर्स हैं वो सारे साइड फेस की जो साइड्स हैं उन पे फिलर्स लगा रहे हैं, और बहुत कम हो गया। कैमरे में बता देंगी कौन सी जगह पे? जैसे पहले होता था कि हम इस एरिया में ना, जो आप जिसकी बात कर रहे हो कि ये मोटे हो जाते हैं, नोज या चिन बड़ी हो गई और इस तरह से, अब जो है वो साइड्स पे चल रहा है कि जो टेम्पल्स हैं और इधर करते हैं, या फिर रिस्ट्रक्चर या जो बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं उनकी वजह से ये हो गया है कि फेस को वो नेचुरल लुक देते हैं, यंगर लुक देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उनको दोबारा लगवाना पड़ता है, लेकिन ये कि वो उस तरह से जमा नहीं होते, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो डिसॉल्वेबल होते हैं जी, अब जो आ रहे हैं वो डिसॉल्वेबल आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं पहले वाले जो थे इसमें फिर वही बात आ जाती है कि कॉस्ट, अच्छी कॉस्ट का करवाएंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे कि फिलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, और बहुत से लोगों को फिलर के बारे में सही से पता भी कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि एक्चुअली फिलर होता क्या है, जिन लोगों को बहुत शौक है, सुन रहे हैं बात कि कराना भी है और किस काम के लिए है, तो इस पे भी बात करेंगे। ओके जी, अब हम पूछेंगे बड़ों के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी कि जो ये मिथ है कि भाई अगर छोटी बच्चियां हैं और उनको लेज़र की कोई ट्रीटमेंट करानी है, हेयर रिमूवल के लिए कोई उनको अपनी सेटिंग्स करवानी है, तो वो किस एज से करवा सकती हैं बच्चियाँ, और ये किस एज तक कराते कराते जो है हेयर बिल्कुल हमेशा के लिए जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, तो ये प्लीज़ हमें इस पर भी गाइड कर दें। अच्छा देखिए, अगर बहुत फेशियल हेयर थिक हैं तो आपको उसमें लेज़र हेयर रिमूवल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो किस एज से शुरू कर सकते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब एटलीस्ट बच्ची 13-14 साल की हो, और अब तो 9-10 के बाद आप, इट डिपेंड्स एवरीवन के, सबकी मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट होता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हम जितना अर्ली कर लेंगे उतना ही फ़ायदा होता है आपको। और इसकी कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं जिसके बाद जो है ये हेयर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं? यूजुअली 6 to 8 रफली, ठीक है, कुछ का 6 में भी ख़त्म हो जाता है ट्रीटमेंट, कुछ का 8 to 10 में भी चला जाता है। इट डिपेंड्स के लेज़र टाइप कौन सा है, हेयर फॉलिकल कैसा रिसेप्टिव है, अच्छा है, वो जल्दी पिक कर रहा है, और आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। ये ना हो कि एक लेने के बाद कहें कि मैं गई ही नहीं थी। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमने लेज़र लिया, लेकिन कितनी दफ़ा जब पूछो तो कहते हैं 1 या 2, तो 1 या 2 सेशंस आर नॉट इनफ। अच्छा, अब ये जो शॉय होती हैं, तो जैसे कुछ माएँ डरती हैं कि अगर हम बच्चों को करवा देंगे, अब 13-14 साल की अगर कोई बच्ची उसको हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवा रहे हैं, तो कोई उसकी शॉय जो है उसको उनको जला तो नहीं देंगी, बर्न तो नहीं कर देंगी? क्या ऐसे केसेस सामने आते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। IPL जो होता है ना, लाइट थेरेपी, उससे बर्निंग होती है, ठीक है। जो लेज़र है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, लाइक जो अगर है ना 808 की है या 750 नैनोमीटर है, 1064 है, जो भी है वेवलेंथ, वो एक स्पेसिफिक होती है, तो वो बर्न नहीं करती। और आप ये हम बता सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस वेवलेंथ पे चाहिए? नहीं, वो आपका डॉक्टर इतना होना चाहिए कि वो खुद ही देख के बताए कि ये इसके लिए ये है। जैसे हम अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आपके हेयर्स पे ये वाला लेज़र नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपका होता है, या फिर सेफ्टी होती है कि देखना होता है कि क्या किस पेशेंट के लिए कौन सा लेज़र होगा।
ठीक है? ठीक है। हाँ, वो आप नहीं स्पेसिफिकली, आप ज़्यादा बेहतर नहीं जज कर सकते, डॉक्टर बेहतर जज कर सकता है कि ये जैसे फाइन लाइंस, फाइन हेयर्स के लिए अलग होता है, ठीक है, थिक एंड कोर्स हेयर के लिए अलग होता है। हाँ, ये मैं आपको रफली बता सकती हूँ कि जैसे फाइन हेयर हैं और थिन है, ठीक है, तो उनके ऊपर एलेक्जेंड्राइट लेज़र जो होता है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या लॉन्ग पल्स यूज़ करते हैं। फिर जो थिक कोर्स हेयर होता है उस पर डायोड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और डायोड में ये तीनों वेवलेंथ्स होती हैं जो मैंने बताई हैं। अच्छा, अभी जो रेड लाइट होती है जो फेस पे दी जा रही होती है सैलून्स में, अब तो फेशियल के बाद भी दी जा रही होती है, और डर्मा फेशियल्स हो गए और हाइड्रा फेशियल्स हो गए, उनमें भी बहुत सी किस्म की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इज़ दैट ऑल सेफ़? क्योंकि वो तो डॉक्टर्स नहीं कर रहे, वो तो पार्लर्स और सैलून्स में हो रही हैं। सैलून्स वालियाँ जो होती हैं वो इस तरह की एजुकेटेड तो नहीं होती हैं, तो क्या हम इस तरह के फेशियल्स ले सकते हैं? इज़ दैट ऑल सेफ़? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, कि वो कैसा है। और सबके पास एक क्वालिटी का या अच्छा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट नहीं होता। जो अच्छी रेड लाइट थेरेपीज़ या वो मास्क हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, और जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो उस क्वालिटी के नहीं तो हमें हैं। तो कहा जाता है कि हम बहुत महंगे महंगे सीरम्स जो है ना इसके अंदर ऐड करते हैं, नहीं, वो डर्मा फेशियल या हाइड्रा फेशियल, इसके अंदर हमने ये बूस्टर डाला हुआ है, ये इसके अंदर हमने ये ग्लो सीरम्स डाले हुए हैं, ये आपकी स्किन को जवान बना देगा। अगर आपका वो बहुत अच्छा सैलून है, ठीक है, जैसे कुछ बहुत अच्छे सैलून्स हैं, ठीक है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो वाई नॉट आप वहाँ से करवाएं। लेकिन ये जो बहुत लोकली अवेलेबल है उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे तो फेशियल वैसे भी वो जो हाथ का फेशियल है जो मुंह पे थोड़ा सा सही से मसाज करते हैं, मुझे उस पर चेहरा ज़रा मुझे लगता है निकल के आया, स्किन निकल के आई है, मुझे हाइड्रा वगैरह सूट नहीं करता। और मुझे पता नहीं, या शायद मैंने सैलून से करवाया कहीं, अभी डॉक्टर से नहीं करवाया। तो ये फ़र्क है डॉक्टर्स और सैलून की जगह का? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो हाइड्रा फेशियल है ना वो वाटर फेशियल, इट्स लाइक वाटर फेशियल, यानी आपने सीरम की मदद से फेशियल करना है। हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि फेशियल में वाले स्टेप्स जो है ना, हाँ, उससे निकल के ये न्यू है ना, इसके अंदर आपने अब देखो कि नई टेक्नोलॉजीज जो नई रिसर्च है वो कहती है कि इतना ज़्यादा फेशियल वाइब्रेशंस नहीं देनी, ताकि आपकी वो जितना स्किन को खींचेंगे, वैक्स भी तो इसीलिए ज़्यादा मना करते हैं कि आप जितना उसको अगेंस्ट द वो खींचते हैं ग्रेविटी, उतना ही सैगिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो आप जितना उसको इस तरह से रगड़ते हैं उतना ही फेस लटकने का चांस ज़्यादा होता है। जो चाइना कोरिया में मसाज आए हुए हैं जिसमें मसाज करके फेस लिफ्ट करते हैं, वो लिम्फेटिक मसाज, उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करा रहे होते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन हमारे मीडिया ने भी तो आजकल मसाज पे डाल दिया है मरियम। देखिए हर जगह पे यही हो रहा है कि वो आपको बताते हैं कि इस टूल से मसाज करो, उस टूल से चेहरे को इधर करो, ये जॉ लाइन को मसाज उधर खींचो, आंखों पे उधर ऐसे करो, हर किस्म का पत्थर का टूल, टेढ़ा टूल, पता नहीं कौन कौन से। दे आर नॉट इफेक्टिव एंड नॉट रिकमेंडेड इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको किसी ने बहुत ये इसी चीज़ को सही एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद, कि हमारे चेहरे पे जो टूल्स निकल आए हैं जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, इज दैट रियली वर्क्स, या फिर हमारे कोलेजन का जो है ना सारा ब्लास्ट कर देती है कहानी को। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मरियम से। वो हमें ये बता रही है कि जो टूल्स वगैरह जो आजकल सोशल मीडिया पे देख के हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, कि अपर लिफ्ट जो है उसको मसाज करना है उन टूल्स के ज़रिए अपने चेहरे को, उससे जो है आपको टाइटनिंग फील होगी, ऐसे फेस लिफ्ट फील होगा। तो मरियम ये बता रही है कि वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए सही नहीं है, वो किस तरीके से, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, देखिए, टूल्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे किस एरिया पे प्रेशर देना है, या तो आपने इसके लिए कुछ ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो फेशियल एक्सरसाइजेज जो हैं, फेस का योगा जो एक्सरसाइज हैं वो करें, ठीक है। और वैसे भी ओवरऑल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे बहुत बॉडी पे फ़र्क आता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बेहतर होती है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय कि आप एक एरिया को करें। और दूसरा ये होता है कि हाँ, ये ट्रांजिएंटली आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है कि फॉर 1 आवर 2 आवर आपका फेस लिफ्टेड फील होता है, तो फंक्शन है, ये जाने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ रेगुलर बेस आप इसे प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। तो ये टूल्स के जरिए सीरम्स को एब्जॉर्ब करवाना, ऐसे भी टूल्स हैं? नहीं, वो वाले भी? हाँ, वो जो स्टैंपिंग खासतौर पे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो समटाइम आपको नहीं पता चलता, आप बहुत ज़्यादा डीप भी लगा देते हैं कहीं प्रेशर, क्योंकि आपको भी पता है ना कि फेस पे हर एरिया एक जैसा नहीं है, स्किन की थिकनेस हर जगह पे डिफरेंट होती है। हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं तो हम फेस पे फॉरहेड, नोज, लिप्स, इधर या जो चिन और अंडर आई एरिया, इस पे सब पे डेप्थ चेंज करते हैं, तो उसमें तो डेप्थ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि रप्चर होती है, और फिर उसके बाद स्कारिंग और आहिस्ता आहिस्ता छाइयाँ जो फिर लोगों को पड़ती हैं, वो कहते हैं हम टूल्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद छाइयाँ पड़ गई, जल गया, ख़राब हो गई स्किन, रिपेयरिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो फिर ये वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो वाई नॉट आप ये विशियस सर्कल स्टार्ट ना करें, आप सीरम लगाएं, उसको हाथ से एब्जॉर्ब करें, बहुत ज़्यादा है तो कोई 1-2 टूल्स रख लें, बट कोई बहुत ज़्यादा शार्प टूल्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक्सफोलिएटिंग की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग तो शुरू से ही जो चीनी है इससे एक्सफोलिएट करते थे, या फिर ब्राउन शुगर हो गया, या कोई ऐसे
चावल के दाने पीस के, और दूसरी ऐसी जो है हुस्न यूसुफ हो गया, ऐसी चीज़ों से स्क्रबिंग बनाते हैं, अखरोट के दानों से उनको पीस के। तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर गाइड करें कि ये वाले जो स्क्रबिंग होते हैं, आजकल लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है स्किन को एक्सफोलिएट तो कर रहे होते हैं, मगर साथ साथ ही आपकी स्किन के पोर्स भी खोल देते हैं और आपकी स्किन को बहुत डैमेज और रफ़ कर देते हैं। तो इज़ दैट राइट? ये क्या सिर्फ मिथ है या सही है? नहीं, ये राइट है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो आपको जाहिर सी बात है आपकी स्किन को रप्चर करता है और उसमें माइक्रो पोर क्रिएट करता है, फिर दाने और वाइट हेड्स अगर जैसे कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी चीनी डाल के या किसी कॉफ़ी में हनी के साथ उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी वाला ठीक है, आप कॉफ़ी वाला करें, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा जितने ज़्यादा क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है तो पार्टिकल उस तरह नहीं रहते, चीनी भी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो शुगर स्क्रब अच्छा है, वो कॉफ़ी स्क्रब आप कर सकते हैं। बट ये कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि किसी भी स्क्रब को या किसी भी क्रीम या प्रोडक्ट को लगाने से आपके चेहरे पर जलन हो रही है तो उसको सबसे पहले उतार दें। अच्छा, और एक और मैं आपको बताऊंगी, कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो कहती हैं कि मैंने ना रोज़ वाटर ग्लिसरीन और वो बनाया है जो कि हम भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें ना मैंने लेमन भी डाला हुआ है लेकिन अब चुभ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कब बनाया था, कहती 2 हफ्ते हो गए। तो 2 हफ्ते का लेमन डला हुआ, तो देखिए वो लेमन तो है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो फिर बर्निंग करता है। भी नींबू डाला है वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी तो आप मैं पेशेंट को ये कहती थी कि अगर आपको बहुत ऑयली स्किन है तब आप एक तो यूज़ करें, वैसे ही आजकल सर्दियाँ हैं, ड्राई स्किन है तो लेमन को निकाल दें, ठीक है। नंबर 2, अगर आपकी ऑयली है तो आपने डालना है तो फ्रेश एक कतरा डाल के उसको उसी वक्त लगा लें ताकि वो पड़ा ख़राब ना हो जाए। अब 2 हफ्ते बाद तो वो ख़राब ही होगा ना, चाहे फ्रिज में भी रखें तो इतने दिनों का पुराना लेमन एक महलूल में डला हुआ है तो वो सही नहीं रहता। तो आप ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर मिला के रखें, बट उसमें कोई भी इस किस्म की चीज़ ऐसी ना डालें जो डिकम्पोज हो रही हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्रीम या लोशन जो है वो ग्लिसरीन और इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ग्लिसरीन और रोज़ वाटर वैसे भी बहुत अच्छा टोनर है, आप जितने दिन में जितनी मर्जी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, लेकिन वही बात कि जो जितना आपने अभी लगाना है उसमें डाल लें, बाकी पूरे में ना डालें और बाकी को फ्रिज में रख दें, ठीक है। और जब अगर आपको लगे कि नॉर्मल है तो सिंपल वैसे यूज़ कर लें। और ऑयल केमिकल एक्सफोलिएटिंग में क्या फ़र्क है? वो चीज़ अभी रेकमेंड है, वो कर सकते हैं घर पे भी कोई आम इंसान कर सकता है या फिर ये डॉक्टर्स के पास जाके करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल, केमिकल एक्सफोलिएंट इज़ अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। ये पीलिंग के कैटेगरी में ही आता है और पहले फिजिकल एक्सफोलिएंट थे लेकिन अब रिसर्च के साथ साथ केमिकल एक्सफोलिएंट आ गए हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट में क्या होता है कि आपने उस क्रीम को या जो सीरम है या जो सोल्यूशन है उसको लगाना होता है और कुछ टाइम के बाद उतारना होता है। अगर आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन रिमूव कर दें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जो सीरम्स वगैरह हम लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, वो अब हमारे चेहरे पे काम करना ख़त्म कर गई है, तो वो शायद इस वजह से भी क्योंकि हमारी स्किन एक्सफोलिएट नहीं हुई भी होती है तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन कॉजेज़ की वजह से हम ये कहते हैं शायद हमारी क्रीम फारिग हो गई है, चाहे जितनी भी महंगी हमने ली हो। तो ये रीज़न होता है? ये भी रीज़न होता है। तो आपने जो केमिकल एक्सफोलिएंट है आप उनको यूज़ कर सकते हैं घर पे, लेकिन 5-10% के अंडर, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है। जैसे डार्क अंडर आर्म्स हैं, डार्क नेक है, डार्क हैंड्स हैं, नकल्स हैं, इनके ऊपर आप घर पे आराम से जो 7% वाला ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, 5% मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और नंबर 2 ये कि अगर आपको वो 5 to 10 मिनट्स में बर्निंग कर रहा है तो आप उसे उतार दें, बहुत देर आधा घंटा या पूरी रात रखने की जरूरत नहीं है। एक्सफोलिएट करके उसके ऊपर अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें और इरिटेट ना करे तो रख सकते हैं। यस, फिर आप थिक मॉइस्चराइजर लगाएं ओवरनाइट के लिए और 2-3 दिन मॉइस्चराइज करें, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ये ना हो कि आप रोजाना ही एक्सफोलिएंट लगाएंगे तो इतनी तो स्किन नहीं आएगी नहीं ना, तो फिर वो बर्निंग करेगी अब और आपको इनइफेक्टिव भी हो जाएगा। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक दफ़ा ये यूज़ पे कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब हो रही और आप अच्छा मॉइस्चराइज़र रोज़ाना लगाते हैं तो आप महीने में एक दफ़ा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गाइड किया आपने, बहुत सी मिथ और जो सही चीज़ें हैं उनके बारे में हमें गाइड किया। अपनी स्किन का ख्याल रखें क्योंकि आपका चेहरा और आपका जिस्म जो है वो आपके उसी तरह जैसे आपके ऑर्गन्स हैं अंदर आपके जिस्म के अंदर वो काम करते हैं, उसी तरह जो आपकी ऊपर दिखने वाली जो ऊपरी स्किन है वो भी काम करती है। जब वो और उसको भी सांस चाहिए, उसको भी वो भी ब्रीथ करती है, तो वो जब ग्लो करेगी, हेल्दी होगी और उसको आप साफ़ रखेंगे, उसको नीट रखेंगे तो वैसे ही आप खूबसूरत लगेंगे। चाहे आपके हाथ हों, आपके पैर हों, आपका चेहरा हो, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, खूबसूरत लगें। हम आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।